सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल जो कि वनी बेस पर लिखा गया है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे इनबॉक्स में करने हैं ताकि राइटर्स की हौसला अफजाई हो सके। चलते हैं नावल की जानिब। रात की तारीखी में वो कमरे में मौजूद बालकनी में खड़ी हुई। वो दूर से नज़र आते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख रही थी। तेज़ रफ्तार में ठंडी चलती हुई हवा जब उसके बदन से टकराती तो पूरे दिन की थकावट का एहसास कहीं ख़त्म हो जाता। इस हवेली में बसने वाले लोग भी रोशाने को उन पहाड़ों की मानद लगते, सख्त दिल। कहने को तो शमशेर जतोई और फ़िरोज़ जतोई उसके सगे नाना और मामू थे, मगर उन दोनों ने एक बार भी उसे रुबाब की बेटी समझकर प्यार से गले नहीं लगाया था। उसको यहाँ पर जैगम की बीवी की हैसियत से इज्जत दी जा रही थी। न जाने वो कभी भी उसको रुबाब की बेटी की हैसियत से प्यार करेंगे भी कि नहीं। यह ख़याल रोशाने के दिल में मौजूद था। वो उदासी से सोचती हुई अपने खाली कमरे को देखकर बालकनी से कमरे में आकर बेड पर लेट गई। आज रात खाने की टेबल पर कशमाला सबके सामने फ़िरोज़ जतोई से कह चुकी थी कि जब तक उसका बेटा हवेली में चंद दिन मौजूद है वो कोई और कमरे में अपना ठिकाना ढूंढ ले। रोशाने ने झुका हुआ प्लेट से सर उठाकर सबकी तरफ देखा तो किसी ने भी कशमाला की बात पर एतराज़ नहीं किया। शायद वजह यह थी कि कशमाला की तबीयत नासाज थी और वो काफ़ी हसास हो रही थी। खाने के बाद सबको कहवा देखकर वो जैगम के बेडरूम में आ गई थी। बैग से अपना मोबाइल निकाला तो उस पर ज़रीन की मिस्ड कॉल शो हो रही थी। ज़रीन से बात करके उसे ज़ाले की तबीयत ख़राबी का मालूम हुआ। बात करने के बाद वो अपना मोबाइल वापस ऑफ करके बैग में रख चुकी थी। रोशाने नहीं चाहती थी इसके मोबाइल को देखकर दोबारा कोई फसाद उठे। उसके कॉलेज जाने पर भी शमशेर जतोई और फ़िरोज़ जतोई ने काफ़ी एतराज़ात उठाए थे। वो बेड पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसे बेड पर लेटकर जैगम की कमी का एहसास शिद्दत से हुआ। 1 माह में ही वो उसकी आदी हो चुकी थी। जैगम इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। ये एहसास ही उसे अफसुर्दा करने लगा। रोशाने दोबारा जाकर बैल्कनी में खड़ी हो गई। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे तब उसकी पुश्त पर खड़े हुए वजूद ने रोशाने को अपने मजबूत बाजुओं में घेर लिया। आप यहाँ क्यों आ गए हैं? वो देखे बगैर ही जैगम के लम्स को, उसकी खुशबू को महसूस कर सकती थी। अपनी आंखें बंद करती हुई जैगम के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, जो उसके पेट पर बंधे हुए थे, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे बुरी तरह याद कर रहा है। जैगम अपने होंठ रोशाने के कान के करीब लाकर सरगोशी के अंदाज में बोला। रोशाने ने जैगम के बाजू में कैद उसको मुड़ कर देखा तो जैगम ने आहिस्तगी से उसके गाल पर अपने होंठ रखे। खैर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आप कौन से दूर हैं जो मैं आपको याद करूँगी? 2 कमरों को छोड़कर तीसरे कमरे में ही तो आप मौजूद हैं। रोशाने अपनी मुस्कुराहट छुपाती हुई जैगम से बोली तो जैगम उसके गिर्द से अपने बाजुओं को हटाकर घूरता हुआ रोशाने को देखने लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं वापस चला जाता हूँ। जैगम रोशाने को बोलता हुआ वापस जाने के लिए मुड़ा। साईं प्लीज़ मेरी बात तो सुने, मजाक कर रही थी मैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं कितना ज़्यादा मिस कर रही थी मैं आपको। वो खफा होकर वापस जाने के लिए मुड़ा तो रोशाने जल्दी से उसके सामने आती हुई बोली और झट से जैगम के सीने में अपना मुँह छुपा लिया ताकि वह नाराज़गी भी बरकरार ना रख सके। अब तो मैं भी यहाँ तब रुकूंगा जब तुम मुझे अच्छी तरह एहसास दिलाओगे कि तुम मुझे वाकई मिस कर रही थी। जैगम अपने होठों पर आने वाली मुस्कुराहट को छुपाकर रोशाने को देखकर बोला। वो खुद भला कौन सा यहाँ से जाने वाला था? शहर में तो वो ऑफिस से आने के बाद हर वक्त रोशाने के आसपास मौजूद रहता। आज तो उसने सही से उसका चेहरा तक नहीं देखा था। जैगम की बात सुनकर रोशाने उसके सीने से सर उठाकर जैगम को घूरने लगी। आपको खुद एहसास होना चाहिए अपनी बीवी की फीलिंग्स का। अब क्या बीवी खुद एहसास करवाती हुई अच्छी लगेगी? रोशाने ने बोलते हुए नाजुक से हाथ का मुक्का बनाकर जैगम के सीने पर मारा। उसकी अदा पर जैगम दिल खोल कर मुस्कुराया। वो रोशाने को अपने बाजुओं में भरता हुआ बेड तक लाया। हफ्ते भर से रोशाने के मिड टर्म चल रहे थे, जिसकी वजह से वो शराफत का मुजाहरा करता हुआ उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मामी को क्या कहा आपने? उसने रोशाने को बेड पर बिठाया तभी रोशाना बेसाख्ता जैगम से पूछने लगी। वो सो चुकी हैं, उनकी फ़िक्र नहीं करो।
زیغم روشانے کو بتانے کے بعد اس پر جھکتا ہوا اس کے بال کھولنے لگا۔ اگر وہ صبح جاگ گئی تو بہت ناراض ہوں گی۔ زیغم روشانے کے گلے میں پڑی ہوئی چین اتارنے لگا تو روشانے اپنا خدشہ ظاہر کرتی ہوئی بولی، مجھ سے ناراض ہوں گی، وہ میرا مسئلہ ہے، تم پریشان مت ہو، میں نے پورے ہفتے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، اب تم مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ زیغم روشانے کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتا وہ اسے ریلیکس کرتا بولا۔ وہ جانتا تھا اور روشانے اس کی ماں سے ڈرتی ہے، لیکن اس وقت وہ کوئی دوسری بات نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ روشانے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، جس پر روشانے نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ زیغم کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زیغم اس کی بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر روشانے کی سانسوں کی خوشبو سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا۔ اور وہ روشانے کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہوا بے حد قریب سے روشانے کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ایک ماہ کے اندر وہ اس حد تک روشانے کا عادی ہو چکا تھا کہ اس کی قربت زیغم کو اپنے اندر تک سکون کا احساس بخشتی تھی۔ اپنے چہرے پر زیغم کی نظروں کی تپش سے روشانے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اس پر جھکا ہوا غور سے روشانے کو دیکھ رہا تھا۔ روشانے اپنا ہاتھ زیغم کے گال پر رکھا، جسے تھام کر وہ روشانے کی ہتھیلی کو چومنے لگا۔ میں بہت زیادہ زیادتی کر جاتی ہیں تمہارے ساتھ، تم پلیز محسوس مت کیا کرو ان کی باتوں کا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیغم روشانے کا ہاتھ تھام کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھتا ہوا بولا، میں آپ کی خاطر برداشت کر سکتی ہوں سائی، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا۔ روشانے کے بولنے پر زیغم نے پیار بھری مہر اس کے ماتھے پر سجائی۔ روشانے کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے گرد حائل کرتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ وہ اب اپنی سانسوں کو روشانے کی جسم کی خوشبو سے مہکا رہا تھا۔ ہفتے بھر کی دوری کا احساس وہ اپنے اور اس کے ملاپ سے زائل کرنے کے موڈ میں تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کی دیوانگی اور وارفتگی سے بکھلا سا جاتی تھی، جیسے اس وقت وہ اس کی گردن پر جھکا ہوا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ روشانے نے آہستہ سے اپنی نیم آنکھیں کھولی اور کمرے کی چھت کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی زیغم کی گرد حائل کر چکی تھی۔ بے ساختہ روشانے کی نظر سامنے بیلکنی میں موجود کھڑکی پر پڑی۔ حیرت اور خوف کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ تیمور خان ہی تھا جو کہ اس وقت بیلکنی میں کھڑا ہوا کھڑکی سے اندر کا منظر غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند دن پہلے اس کے فلیٹ میں بھی آیا تھا۔ روشانے اس کو کیسے بھول گئی تھی؟ اس نے جلدی سے زیغم کے گرد سے اپنے بازو ہٹائے۔ روشانے کو لگا اس کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ سائیں پلیز پیچھے ہٹیے، روشانے لرزتی ہوئی آواز میں کھڑکی کی طرف دیکھ کر زیغم سے بولی۔ زیغم روشانے کی بات کا نوٹس لیے بغیر اس کے بالوں میں پھنسائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے روشانے کا منہ آہستگی سے بند کر چکا تھا۔ تیمور خان خونخوار نظروں سے روشانے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ روشانے آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سائیں پلیز، روشانے زیغم کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر ایک بار پھر بولی۔ شرمندگی کے مارے وہ اپنے دونوں ہاتھ زیغم کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر زیغم اس وقت کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ وہ روشانے کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے تکیے پر رکھتا ہوا اس کے دونوں کلائیاں تھام چکا تھا۔ روشانے کی بے بسی انتہا کو چھونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زیغم کو تیمور خان کی یہاں موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو تیمور خان کا اس حویلی سے آج رات زندہ بچ کر جانا ناممکن ہوتا۔ اگر اسے سردار اسماعیل خان اور زرین کا خیال نہ ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتی۔ سائیں، جب زیغم اس کی گردن سے تھوڑا نیچے جھکا تب روشانے کو رونا آنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی تو تیمور خان کھڑکی کے شیشے پر اپنی انگلی سے کراس کا نشان بنانے لگا۔ سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ کب سے بول رہی ہوں، دور ہو جائیں۔ روشانے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی خود بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، تبھی وہ غصے میں چیخی تھی۔ زیغم پہلے اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا، پھر دوسرے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات غصے میں تبدیل ہوئے۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ روشانے کو معلوم تھا کہ تیمور بھی یہاں سے جا چکا ہے۔ وہ خود بھی بیڈ سے اٹھ کر زیغم کے پاس آئی۔ سائی میری بات سنیں پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے ایسا کہا۔ روشانے نہیں چاہتی تھی کہ زیغم اس سے ناراض ہو کر کمرے سے جائے، اس لیے وہ بات بناتی ہوئی زیغم سے بولی۔ ابھی وہ کچھ اور بھی بولتی، زیغم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا، جس سے روشانے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اب نہ میرے پیچھے آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ سخت لہجے میں روشانے سے بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
رات والا منظر بار بار یاد اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ زیغم چتوئی روشانے کو لے کر آج ہی اپنی حویلی پہنچا ہے تو وہ رات کے پہر روشانے سے ملنے کی غرض سے دشمنوں کی حویلی پہنچا۔ بہت احتیاط کے ساتھ زیغم چتوئی کے کمرے کی بیلکنی تک پہنچا تو اسے اندر کی صورتحال کا ہرگز اندازہ نہیں تھا، مگر وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ جب تیمور خان وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تب تک روشانے اسے دیکھ چکی تھی۔ روشانے کے چہرے پر شرمندگی کے ساتھ خوف بھی موجود تھا۔ تیمور خان چاہتا تھا روشانے خود زیغم کو اپنے آپ سے دور کرے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ شرمندہ تھی، بے بس تھی اور اسے دور ہٹا رہی تھی، مگر وہ زیغم چتوئی تیمور خان کا خون کھولنے لگا۔ اس کے خاندان کی لڑکی جس کی پرورش اس کی ماں باپ نے کی، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کا دشمن۔ بے شک اب وہ روشانے کا شوہر تھا، مگر تیمور خان کا دل چاہا وہ کمرے میں جا کر زیغم چتوئی کے ٹکڑے کر دے۔ اس سے پہلے کہ بات حد سے زیادہ آگے بڑھتی اور شرم کی دیوار قائم نہیں رہتی، تیمور خان وہاں سے چلا آیا۔ رات بھر وہ شراب پیتا رہا تھا مگر اس کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب کہ وہ صبح بیدار ہو چکا تھا، دماغ کو کئی طرح کی سوچ منتشر کیے دے رہی تھی۔ شاید اسے سب کچھ بھول جانا چاہیے، مطلب اپنے دشمنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ روشانے کو وہ یہاں لا کر کیا کرے گا؟ بے شک وہ اس خاندان کی لڑکی تھی، لیکن اب روشانے کا مقدر اس کے دشمنوں کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ اب اسے ساری باتیں فراموش کر کے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تیمور خان کے اندر مثبت سوچوں نے جنم لیا تو اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس پڑنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا کر رہی ہیں زالے بی بی؟ ملازمہ کو زالے کے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ تیمور خان اس سے پوچھنے لگا۔ ابھی کھانا دے کر آئی ہوں مگر وہ لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہیں۔ ملازمہ نے تیمور خان کو بتایا تو تیمور خان نے زالے کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ زالے کے کمرے میں آیا تو زالے آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ محبت حاصل وصول کو سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی خان، وقت تو زالے کے ہاتھ سے کب کا نکل گیا ہے۔ اس نے تمہیں تب سے اپنے دل میں بسایا ہے جب وہ خود اس جذبے سے واقف نہیں تھی۔ زالے کے الفاظ محبت کے اظہار کی صورت یاد کر کے تیمور خان کا دل بے اختیار دھڑکا، اور پھر میں نے روشانے کا نام لے کر یہ تک نہیں سوچا کہ اس لڑکی کا دل کیسے ٹوٹا ہوگا۔ اگر میں اس دن شراب کے نشے میں اس لڑکی کے زیادتی کر بیٹھتا تو کبھی بھی سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا۔ تیمور خان دل ہی دل میں اپنے اوپر ملامت کرتا ہوا بیڈ پر زالے کے قریب آ کر بیٹھا۔ روشانے پر نہ ہی وہ کوئی حق رکھتا تھا اور نہ ہی اس کا اختیار تھا، مگر اپنے سامنے لیٹے اس وجود کے سارے حقوق اور اختیارات وہ اپنے نام کر چکا تھا، جو کہ اس کی محبت کی دعوے دار بھی تھی۔ تیمور خان گہری نظروں سے زالے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا اگر آج زالے اسے محبت سے اپنا لے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہر برے کام چھوڑ سکتا ہے۔ آج وہ نہ جانے خود کو کیوں بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ زالے کے چہرے کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر موجود زخم پر انگلی پھیرنے لگا۔ جب تیمور خان نے اپنے ہونٹ زالے کے ماتھے پر رکھے تو ایک سکوت سا سارے ماحول میں طاری ہو گیا۔ یہی عمل اس نے دوبارہ دہرایا، مگر اب کی بار اس نے زالے کے ماتھے کے بجائے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ بخار کی تیزی کافی حد تک کم ہونے کے باوجود وہ کافی نقاہت محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنے ماتھے پر ہونٹوں کے لمس کے احساس سے کوشش کرنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پائی۔ لیکن جب یہی عمل اس کے ہونٹوں پر دہرایا گیا تو زالے نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ تیمور خان کو اپنے ہونٹوں پر جھکا ہوا دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ تیمور خان کے سینے پر رکھ اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کرنے لگے تھے خان تم میرے ساتھ؟ اس دن مجھے لوٹنے کی کوشش تکمیل تک نہیں پہنچی تو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یوں دن دہاڑے میرے کمرے کے اندر چلے آئے ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہو اس کمرے میں آنے کی؟ نکل جاؤ، میں کہتی ہوں نکل جاؤ یہاں سے۔ زالے غصے میں بری طرح ہانپتی ہوئی بولی۔ جو اپنی چیز ہو ان کو لوٹا نہیں جاتا، بس سارے اختیارات حاصل ہونے چاہیے جو کہ نکاح کے بعد مجھے حاصل ہو چکے ہیں۔ اس کمرے میں آنے کی یا تمہیں چھونے کی کسی سے اجازت درکار نہیں ہے مجھے۔ تیمور خان نے بولتے ہوئے زالے کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی اور فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اپنی حد میں رہو خان، میں تمہیں اپنے آپ کو چھونے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ اگر تمہیں ایسی کوئی ضرورت درکار ہے تو بے شک تم اپنی خواہش کے حصول کے لیے کسی دوسری عورت کے پاس جا سکتے ہو،
ज़ाले तैमूर खान को देखकर घुर्राती हुई बोली, सोच लो, अगर आज मैं कहीं और चला गया तो तुम अपने साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करोगी, जिसके पास मैं तुम्हारी ठोकर खाकर जाऊंगा। आज खान खुद तुम्हारे पास आया है, मेरे इस बिखरे वजूद को समेट लो, आज मुझे अपना बना लो ज़ाले, खान ताउम्र फिर तुम्हारा ही रहेगा। वो थके हुए अंदाज में बोला तो ज़ाले उसको देखकर तंजिया मुस्कुराई। ओह, तो तुम रोशाने की यादों को भुलाने के लिए मेरे वजूद का सहारा ले रहे हो। एक बात मेरी याद रखना, तुम रोशाने को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, ना उसको हासिल कर सकते हो और ना अब मुझे पा सकते हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। ज़ाले तड़क कर बोली तो तैमूर खान से अपना गुस्सा रोकना मुहाल हो गया। वो एकदम बेड से उठकर ज़ाले के पास आए और सख्ती से उसके दोनों बाजू पकड़े। जिससे मोहब्बत का दावा किया जाए उसके साथ ऐसा सलूक जायज़ नहीं है। कहाँ गई है वो तुम्हारी मोहब्बत जिसका तुमने मुझसे मेरे सामने इतराफ़ किया था। तैमूर खान ज़ाले के दोनों बाजुओं को झंझोड़ता हुआ पूछने लगा। ज़ाले होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट सजाती उसे देखने लगी। किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम मुझसे खान? उस मोहब्बत की जिसका गला तुमने खुद अपने हाथों से घोंटकर मुझे मेरी ज़ात का गरूर छीनना चाहा। वो मोहब्बत तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन तुमने मुझे ताकत के नशे में बुरी तरह रौंद डालने की कोशिश की थी। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़ाले अपने बाजुओं से उसके दोनों हाथों झटकती हुई बोली तो वो शर्मिंदा होने के बजाय मज़ीद मुश्तल हुआ। मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकालकर अब किसे अपने दिल में बसाने का इरादा रखती हो तुम? उस खुर्रम को? जब भी दौड़ दौड़ कर उसके पास जाती हो। मैं तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करूँगा, चाहे तुम कितने ही हाथ पैर मार लो। उस खुर्रम को भी देख लूँगा और अब रोशाने को भी वापस इस हवेली में ना लाया तो मेरा नाम तैमूर खान नहीं। अपने आप को ठुकराए जाने पर वो गुस्से में पागल होने लगा। जब भी वो ज़ाले को धमकी देता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। ये तेरे बाप का घर है जो इतनी देर तक पलंग तोड़ रही है? नाश्ता कौन बनाएगा, तेरा ताया? चल उठ और सीधा बावर्ची खाने में जा। रात में ज़ैगम रोशाने से नाराज़ होकर कमरे से गया था तो इस फिक्र में रोशाने को काफ़ी देर बाद नींद आई। उसे मालूम ही नहीं हुआ कब सुबह हुई और कशमाला उसके सर पर आकर खड़ी उसके साथ साथ उसके ख़ानदान को कोसने लगी। सॉरी मामी, मैं बस 2 मिनट में किचन में जाती हूँ। रोशाने बदहवासी में कहती हुई बेड से उठी। उसकी आंखें अभी भी सही तरह नहीं खुली थीं। वो बालों का जूड़ा बनाकर अपने पाँव में स्लीपर्स पहनते हुए वॉशरूम का रुख करने लगी। तभी कशमाला ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ा। तू महारानी है जो अपने पहले काम करेगी? अपने जो भी काम हो वो बाद में कर, जा पहले सबके लिए नाश्ता बना। कशमाला ने बोलने के साथ ही उसे कमरे के दरवाजे की तरफ ज़ोर से धक्का दिया। उसका सर कमरे के अंदर दाखिल होने वाले के सीने से ज़ोर से टकराया। ज़ैगम ने रोशाने के दोनों बाजू पकड़कर उसे थामा। अगर वो इस वक्त इत्तफाक से कमरे में दाखिल नहीं होता तो रोशाने को बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा लगता। ज़ैगम से टक्कर होने का बायस अब रोशाने की पूरी आंखें खुल चुकी थी और जहन भी अच्छी तरह बेदार हो चुका था। उसने ज़ैगम के सीने से सर उठाकर उसे देखा जो अफसोस और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ सामने खड़ी कशमाला को देख रहा था। क्या समझ रखा है आपने इसको? ये किसी कमी कमीन की औलाद नहीं है जो आपने इसके साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है। क्या बिगाड़ा है इसने आपका? क्यों रहम नहीं आता आपको इस पर? खुदा का वास्ता है माँ, थोड़ा तरस खा लें इस पर। कशमाला का रोशाने के साथ सलूक देखकर वो ना सिर्फ कशमाला से नाराज़ हुआ था बल्कि कशमाला पर बिगड़ता हुआ बोला, जिस पर कशमाला को भी ज़ैगम पर गुस्सा आया। इस बज़ात के पीछे तो मुझे ज़बान चला रहा है। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने इसको? यही तो बोला है जाकर सबके लिए नाश्ता बना। रात से तो बिस्तर पर पड़ी है और कितना आराम करेगी। आम तौर पर ज़ैगम को गुस्से में देखकर कशमाला खामोश हो जाया करती थी, मगर इस वक्त वो ज़ैगम से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोली क्योंकि उसका बेटा रुबाब की बेटी के सामने उसको बातें सुना रहा था। अगर आपने इसके साथ यही सलूक करना है तो ठीक है, मैं आज ही इसको अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ये बीवी है मेरी, आप इसके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करेंगी तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ैगम रोशाने के बाजू छोड़कर कशमाला से बोला। वैसे ही ज़ैगम और कशमाला की आवाज़ें सुनकर फ़िरोज़ जोतोई ज़ैगम के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। 4 दिन से तुम बुखार में पड़ी रही तो तुम्हें अपनी आखिरत याद आ रही थी। अभी थोड़ा बहुत बुखार कम क्या हुआ तुम्हारा, वापस तुम अपनी औकात में आ गई। सुबह होते ही लड़ाई झगड़े चीखो पुकार। मैं पूछता हूँ आखिर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है?
फिरोज़ जतोई कमरे में आने के साथ ही डायरेक्ट कशमाला पर बुरी तरह चीखा, जिस पर ज़ैगम खामोश खड़ा था, जबकि रोशानी बिल्कुल सहम गई। मुझ पर फिटकार मत बरसाओ सुबह सुबह साईं, इस चोरी को गुलाम को भी समझाओ, जिसकी बीवी को नाश्ता बनाने के लिए क्या बोल दिया, मुझे यहाँ से जाने की धमकी दे रहा है। कशमाला फिरोज़ जतोई से कहती हुई ज़ैगम की तरफ इशारा करने लगी। इसकी बीवी क्यों नाश्ता बनाएगी? महीने बाद ससुराल में काम करने आई है यहाँ। आज नाश्ता सबके लिए तुम बनाओगी। काफ़ी दिन अपनी हड्डियों का आराम दे लिया है, अब सीधा यहाँ से बावर्ची खाने में जाओ और सबके लिए नाश्ता बनाओ। खबरदार जो तुमने शन्नो की ज़रा भी मदद ली। ज़ैगम की गैर मौजूदगी और कशमाला की तबीयत ख़राबी की वजह से फ़िरोज़ जतोई ने चंद दिनों से उससे काफ़ी नर्म रवैया रखा था, मगर उस वक्त वो कशमाला को सख्त लहजे में हुक्म देता हुआ बोला। कशमाला गुस्से में ज़ैगम और रोशानी को देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मेरा ये मतलब नहीं था कि रोशी यहाँ आए तो किसी काम को हाथ नहीं लगाए, मगर माँ जो लहजा इख्तियार करती हैं, जो इसके साथ सलूक करती हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं बाबा साईं। जाओ रोशी, माँ के साथ जाकर नाश्ता बनाओ। ज़ैगम फिरोज़ जतोई को बोलता हुआ साथ ही रोशानी को किचन में जाने का इशारा करता हुआ बोला। अब की बार उसे यहाँ आकर खुद अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हफ्ते में 2 बार उसकी मुरम्मत करता हूँ, तभी ठीक रहती है। कोई ज़रूरत नहीं है इसे बावर्ची खाने में भेजने की। आज अपनी माँ को नाश्ता बनाने दो, उसका जो हल्का फुल्का बुखार रह गया खुद ही उतर जाएगा। फिरोज़ जतोई ज़ैगम को कहता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया, जिस पर ज़ैगम अफसोस से सर हिलाने लगा, जबकि रोशानी ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। साईं। ज़ैगम वॉशरूम का रुख करने लगा, तभी रोशानी ने उसे पुकारा। वो मुस्कुराकर ज़ैगम के पास आई और उसके सीने से लग गई। रोशानी को लगा वो रात वाली नाराज़गी ख़त्म कर चुका, जब भी उसके साथ ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हें किसने कहा मुझसे फ्री होने को? कल रात मेरी बोली हुई बात समझ में नहीं आई तुम्हें? ज़ैगम ने अपनी कमर पर बांधे हुए रोशानी के हाथ हटाकर उसे खुद से अलग करता हुआ बोला। रोशानी हैरत से उसे देखने लगी। वो रोशानी पर नज़र डालकर वॉशरूम चला गया। अम्मी, क्या हुआ ज़ाले को? तैमूर खान अभी अभी बाहर से आया तो उसे मुलाजिम से मालूम हुआ कि ज़ाले के लिए डॉक्टर को बुलवाया गया है। तभी वो हॉल में मौजूद ज़रीन से पूछने लगा। कुबरा खातून, सरदार इस्माइल खान और ज़रीन से वो माफ़ी मांग चुका था, और वो तीनों ही उसे इकलौता होने की वजह से माफ़ कर चुके थे। बुखार की वजह से काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। अम्मा हजूर के हुक्म से डॉक्टर को यहीं बुलवा लिया है। ज़रीन तैमूर खान को जवाब देती हुई किचन का रुख करने लगी। डॉक्टर के अलावा और कमरे में कौन मौजूद है? तैमूर खान पेशानी पर बल लिए ज़रीन से दूसरा सवाल करने लगा। मैं ही मौजूद थी वहाँ, अभी अभी डॉक्टर के कहने पर आई हूँ ताकि ज़ाले को दवा दे सकूँ। ज़रीन के बताने पर वो माथे पर बल लिए ज़ाले के कमरे में दाखिल हुआ। ए, हाथ छोड़ उसका। डॉक्टर बेड पर बैठी हुई ज़ाले की नब्ज़ चेक कर रहा था। तैमूर खान कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ डॉक्टर से बोला। डॉक्टर ने फ़ौरन ज़ाले की कलाई छोड़ी, बेड के पास रखी हुई कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। खान में छोटी बीबी की नब्ज़ चेक कर रहा था। बीबी हजूर के हुक्म पर ही यहाँ बुलवाया गया है मुझे। डॉक्टर तैमूर खान को अपनी सफाई देता हुआ बताने लगा। ऐसी क्या बीमारी हो गई बीबी को जो तू इतने करीब बैठकर उसका इलाज हो रहा है? तैमूर खान की बात सुनकर डॉक्टर शर्मिंदा हो गया। वहीं ज़ाले तैमूर खान को घूर कर देखने लगी। जब ज़ाले को स्टिचेस लगे थे तब भी वह ज़ाले के बिल्कुल करीब खड़ा था, और तब भी डॉक्टर की वक्फे वक्फे से शामत आ रही थी। जी, वो कमज़ोरी की वजह से बीपी लो हो गया बीबी जी का। मैं बीबी जी के लिए चंद दवाएं इस पर्चे पर लिख चुका हूँ। डॉक्टर एक बार फिर शर्मिंदा होता हुआ तैमूर खान को पर्चा दिखाने लगा। पर्चा जाकर बाहर नौशाद को दे दो और कमरे से जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। तैमूर खान के हुक्म पर डॉक्टर कमरे का दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। ये कौन सा तरीका है डॉक्टर से बात करने का? तुम्हें क्या लग रहा था क्या कर रहा था वो डॉक्टर मेरे साथ? डॉक्टर के निकलने के साथ ही ज़ाले तैमूर खान को देखती हुई पूछने लगी। उसे नकाहत इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी कि वो अपने आप को उठने के काबिल भी नहीं समझ रही थी। मेरी चीज़ों को कोई देखे, छुए या फिर हाथ लगाए, ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं। सीधी सी बात है, तुम्हें अब इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तैमूर खान कमरे का दरवाज़ा लॉक करता हुआ ज़ाले के पास आकर उसके जर्द चेहरे को देखता हुआ नर्म लहजे में कहने लगा। तुम्हारी चीज़? अपना जुमला ठीक करो खान, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। ज़ाले उसे अपने करीब आता देखकर बोली। चीज़ ना सही मगर मेरी तो हो ना। तैमूर खान बोलता हुआ उसके ऊपर झुक चुका था, जिसकी वजह से ज़ाले पीछे होकर बेड पर लेट चुकी थी। क्या कर रहे हो खान?
तैमूर खान को अपने ऊपर झुका देखकर वो मज़ाहमत भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। खान, आज तुम्हारा बीपी नॉर्मल करने वाला है, अपने अंदाज में। तैमूर खान बोलता हुआ ज़ाले के होंठों पर झुक चुका था। सुबह का गुस्सा और नाराज़गी भूलता हुआ ज़ाले के होंठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता हुआ कुर्सी पर जा बैठा। ज़ाले उसके कारनामे पर अभी भी बेड पर लेटी हुई खामोशी से उसे देख रही थी, जबकि तैमूर खान बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठकर उसके इस तरह देखने पर मुस्कुराने लगा। शर्माना वरमाना नहीं आता तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह? ज़ाले के देखने पर तैमूर खान उसका चेहरा देखता हुआ नॉर्मल अंदाज में ज़ाले से पूछने लगा। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए खान, किसी बीमार को देखकर उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए। वैसे अब तक कितनी लड़कियों के साथ ये छिछोरी हरकत करके उन्हें शर्माने पर मजबूर कर चुके हो तुम? ज़ाले के शर्मिंदा करने पर वो कहका लगाकर ज़ोर से हंसा। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है जो पहली बार खान ने किया है, ताकि तुम्हारी तबीयत दुरुस्त हो सके। तैमूर खान आंख मारकर मानी खीज लहजे में बोला। बदनाम गलियों में जाने वाले इंसान के मुंह से ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती कि उसने पहली बार ऐसा किया होगा। ज़ाले अभी तक बेड पर लेटी हुई थी। वो तैमूर खान पर भरपूर तंजिया अंदाज में बोली। कोठे पर जाने वाला इंकशाफ का भी उसे रुशाने की ज़ुबानी मालूम हुआ था। ज़ाले की बात सुनकर तैमूर खान के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो कुर्सी से उठकर ज़ाले के पास आकर बेड पर बैठा और उसका हाथ थामता हुआ बोला, मैं अल्लाह और उसके हुजूर को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने वहाँ पर कभी किसी लड़की के साथ ना कुछ नाजायज़ किया है और ना ही किसी को छुआ है। तैमूर खान ज़ाले का हाथ थामकर उसे अपना यकीन दिलाता हुआ बोला। ज़ाले को तैमूर खान से लाख इख्तलाफात से ही, मगर उसे यकीन था वो अल्लाह और उसके रसूल की कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। लड़कियों का नाश्ता हुआ देखकर कौन सा सवाब मिलता है? मत जाया करो ऐसी बदनाम जगह पर। उन दोनों के निकाह के बाद से आज पहली बार ज़ाले उससे यूँ नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। शायद अपनी तबीयत ख़राबी की वजह से उसमें एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी कि वह तैमूर खान से लड़ सके या उस पर गुस्सा कर सके। नहीं जाऊँगा, अब कभी भी नहीं जाऊँगा। बस तुम अच्छा सा नाचना सीख लो, जब दिल चाहेगा तुमसे ही कभी कभी फरमाइश कर लिया करूँगा। तैमूर खान इतना सीरियस होकर बोल रहा था, ज़ाले को समझ में नहीं आया वो मजाकन कह रहा है या फिर वाकई संजीता है, मगर उसका दिल कह रहा था कि वो सच बोल रहा है। शराब जैसी घटिया चीज़ को भी मुंह लगाना छोड़ दो खान। ज़ाले तैमूर खान को देखकर दोबारा बोले, जिस पर वो ज़ाले को खामोशी से देखने लगा। तुम अपनी सारी शर्तें मनवा सकती हो अपने खान से। खुदा की कसम हर बुरा काम छोड़ दूंगा, जो कहोगी मान लूँगा। बस अपनी मर्ज़ी से अपने खान की दस्तरस में आ जाओ। तैमूर खान बोलता हुआ एक बार फिर ज़ाले पर झुक चुका था। उसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके ज़ाले की आंखों से आंसू रवा होने लगे। वो बगैर हिल जुल के किसी बेजान वजूद की तरह बेड पर लेटी हुई थी। तैमूर खान उसकी गर्दन पर झुककर उसके कुर्ब से मदहोश होता हुआ उसका दुपट्टा उतारकर ज़ाले की कमीज़ उसके कंधों से नीचे सरकाता हुआ उसके शोल्डर पर होंठ रख चुका था। खान, पीछे हट जाओ प्लीज़। ज़ाले बगैर किसी मज़ाहमत के लरजती आवाज़ में बोली तो तैमूर खान उठकर बैठ गया और उसका आंसुओं से तर चेहरा हैरत से देखने लगा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसके बावजूद मेरी कुर्बत के लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकती, क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत की तज़लील जिस अंदाज में की है, मैं चाहकर भी उसको भूल नहीं पा रही हूँ। चले जाओ मेरे कमरे से खान, प्लीज़। ज़ाले रोती हुई बोली तो तैमूर खान बगैर कोई दूसरी बात किए उसके कमरे से बाहर निकल गया।